हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी जो आप लोगों का है, ठीक है, क्लास 10 हिंदी तैयारी 16 फरवरी हिंदी का, जितने भी स्टूडेंट का 16 फरवरी का पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो क्लास 10 हिंदी का मैं आप लोगों को 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आपके सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश है, पद्यांश है, जीवन परिचय, निबंध, और लास्ट में मैं आप लोगों को पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, तो लाइक पहले कर दो वरना बाद में आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, और अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, अभी मैं आप लोगों को लास्ट में जितने भी हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आप लोगों को लास्ट में सारा मैं आप लोगों को एक साथ बता दूंगा। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोग हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न का आप लोग चिंता मत करो, अभी मैं लास्ट में सारा इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ठीक है, फिर आपका ये 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा क्लास 10 हिंदी में। फिर देखो अगला, देखो हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखो गद्य और पद्य दोनों मिलाकर आपके 10 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 5 एंड प्लस 5 इक्वल टू 10 मार्क्स का आपका आएगा हिंदी गद्य एंड पद्य के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कैसे तैयार करना है इन सारे का मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी लास्ट में मैं आप लोगों को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे बुक का एक ही वीडियो में अभी इसी में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले ये समझो आपको पढ़ना क्या क्या है। हिंदी गद्य और पद्य के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी मैं आपको लास्ट में एक साथ बता दूंगा। ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को इसका आगे आप लोगों को सारी चीजें मिलने वाला है। ठीक है, अगला टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखो आपका रस छंद अलंकार। ठीक है, इसको आप लोग छंद कर लेना, क्या करोगे? छंद। ठीक है, रस छंद अलंकार। ठीक है, इससे आपका 1 मार्क्स का रस आएगा, 1 ही मार्क्स का छंद आएगा और 1 ही मार्क्स का अलंकार आएगा ऑब्जेक्टिव में। ये भी आपका 3 अंक का आएगा, यानी कि 3 अंक के आपके रस छंद अलंकार हैं। ठीक है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, तो रस छंद अलंकार के अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब देखो आप लोग यहां। ठीक है, आपका उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग ऑब्जेक्टिव में आएगा। उपसर्ग तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब बहुत ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। उपसर्ग जो आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे आप लोगों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाना है। प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाता है। समास से भी आपके 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब 1 ही नंबर का इससे आएगा, 1 नंबर का प्रत्यय से आएगा, 1 नंबर का समास से आएगा, तत्सम एवं तद्भव का 1 नंबर का आएगा, और आपका शब्द रूप, धातु रूप, इससे भी 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, कुल मिला के आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो कि इसी वीडियो में अभी मैं आपको आगे क्लियर करा दूंगा, और इसका आंसर ओएमआर सीट पर देना है बच्चों, ओएमआर सीट पर। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपको अभी क्लियर हो जाएगा, और अब मैं आपको बताता हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप लोगों को अभी इसके बाद इसी वीडियो में आपको पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा, अभी इसी में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 6 मार्क्स का। ठीक है, और मैंने बहुत सारे आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ाए हैं, बहुत सारे गद्यांश पद्यांश पढ़ाए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जो आपके गद्यांश पद्यांश के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो गद्यांश के लिए आप लोग देख सकते हो, पहला है मित्रता, दूसरा है ममता। ठीक है, मित्रता और ममता जो चैप्टर है वो गद्यांश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हमारा मित्रता के जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और ममता के सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद जी। तो आप
आप लोग मित्रता के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ममता के हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आता है ना, इसी दोनों चैप्टर से आते हैं। अगर आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो 6 नंबर है ना, 6 मार्क्स, वो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिक्स हो जाएगा, ध्यान रखना, 6 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये हमारा गद्यांश और पद्यांश के जो महत्वपूर्ण आपके चैप्टर हैं वो यही हैं, और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। मित्रता और ममता चैप्टर फटाफट से तैयार कर लो, आपके पास कोई भी गाइड है टिक लगा लो, हमारा जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए चैप्टर है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए चैप्टर बता देता हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए। देखो, पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। अब बात यह आती है कि हम इसके लिए कौन कौन सा चैप्टर तैयार करें। मैंने बहुत सारे गाइड, बुक एंड आपके मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर सबको मैंने जांच किया है, तो मुझे कुछ ऐसे चैप्टर मिले हैं जो जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो गद्यांश पद्यांश का 6+6 यानी कि 12 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो पद्यांश के लिए पद वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद चैप्टर जो सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है, तो उसको आप लोग तैयार कर लेना। इसके जो बहुत सारे आपके पद्यांश हैं जो इन सबके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग गाइड में देखोगे इन्हीं चैप्टर के पद्यांश बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, धनुष भंग वन पथ पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन पथ वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन पथ पर 2 से 3 ही पद्यांश हैं, लेकिन इससे वाला पद्यांश बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, तो धनुष भंग वन पथ पर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति नीति, भक्ति नीति चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा धनुष भंग वन पथ पर लिखा गया। भक्ति नीति बिहारी लाल, और स्वदेश प्रेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर, ठीक है, 4 चैप्टर आपको इस पद्यांश के लिए तैयार कर लेना है कि पद्यांश से अगर आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स करना है ना, तो ये 4 चैप्टर पढ़ लो, आपका पद्यांश बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका हिंदी में। और 2 चैप्टर मैंने सिर्फ गद्यांश के लिए बताया है, तो इससे सरल और क्या हो सकता है। अगर मैं सच में बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में ये सारा पढ़ सकते हो, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर आप मन लगा के अच्छे से पढ़ते हो, ज्यादा टाइम अपना स्टडी पर देते हो तब, और समय वैसे भी नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए समय नहीं है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, जब रिजल्ट आएगा तो कहोगे काश मैं पढ़ लिया होता। ठीक है, तब नहीं, कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आज अभी आपके पास समय है, मैं आपको बता रहा हूं अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप पढ़ सकते हो, आप पासिंग मार्क्स भी ज्यादा ला सकते हो। ये सारा पढ़कर आप 80% मार्क्स, 90% मार्क्स ला सकते हो। अभी मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, सारे गद्यांश पद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, जीवन परिचय, निबंध सब कुछ बता दे रहा हूं। अब बचेगा क्या? अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो भी पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो आगे, अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे, ठीक है, कवि तथा लेखक का जीवन परिचय, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम में, ये मैं आपको कह सकता हूं कि 100% आएगा ही आएगा। इससे बाहर 1 भी % चांस नहीं है कि नहीं आएगा, यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये 5 ऐसे जीवन परिचय हैं जो कवि और लेखक दोनों का है। अगर इसे आप तैयार कर लोगे तो समझ लो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स कवि का और 5 ही मार्क्स लेखक का, 10 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। ठीक है, 10 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो गया। स्टूडेंट, आपको ये 5 ऐसे कवि और लेखक का जीवन परिचय, केवल 5 बताऊंगा, और ये तैयार करके आप 10 मार्क्स फिक्स कर सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं कि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने जब अगले साल जो बच्चे इससे पहले पेपर दिए थे, ऐसे ही मैंने लास्ट में बताया था, ठीक है, बच्चों को कि ये तैयार कर लो, और वो सब तैयार कर लिए थे। मैंने देखा था 95% बहुत सारे बच्चे लाए, मैंने देखा 99 मार्क्स भी हिंदी में आया है, क्योंकि वो उसी टॉपिक को तैयार किए। मैंने मैराथन वीडियोस दी, उसको देखा, बहुत अच्छा मार्क्स आया था। ठीक है, तो ये सारा अगर आप तैयार कर लोगे तो मैं अपने आप से बता रहा हूं आप 90% ला सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप और अपने तरफ से भी पढ़े हो तो टॉपर बनोगे। ठीक है, हिंदी का टॉपर। ठीक है, तो लेखक तथा कवि का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। पहला लेखक है, ठीक है, ये दोनों हमारे बच्चा लेखक हैं, जो आप याद रखना, लेखक हैं। ठीक है, कवि और लेखक में अंतर होता है। ठीक है, लेखक में आपको तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लेना। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का, ये दोनों आप तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है,
ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप तैयार कर लेना, और ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखना, मैं यहाँ 100% लिख देता हूँ कि आपका लेखक में यही आएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे PDF का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना और फिर आप इसको तैयार कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग और भी अच्छा तैयारी कर सको। तो आप लोग इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। देखो ये हमारा है जो कवि का जीवन परिचय, ठीक है। कवि का जीवन परिचय आप लोगों को पहला सूरदास जी का तैयार करना है। सूरदास जी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कवि का जीवन परिचय है। बच्चा याद रखना ये 3 हमारे कवि हैं। कौन है? कवि, ठीक है। और दूसरा तुलसीदास जी का, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, ठीक है। इन तीनों का तैयार कर लेना। अगर कोई बच्चा सुमित्रा नंदन पंत का तैयार किया है तो महादेवी वर्मा को हटा सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये 3 मैंने ऐसा जीवन परिचय देखा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। एक तो सूरदास जी का, एक तुलसीदास जी का, एक महादेवी वर्मा का। तो 5 मैंने जीवन परिचय बताया है आपका 10 मार्क्स फिक्स करने के लिए। इनकी रचना है तो आपको याद ही होगा, कुछ ना कुछ तो रचना सारा का याद होगा, ठीक है। तो ये हमारा है लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। फिर आगे देखो बच्चा, आपके बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक आता है, ठीक है। एक श्लोक आता है जो आप लोगों को मैं बता देता हूं, 2 ऐसे श्लोक जो अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका सारा खत्म है। एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना हो। आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो। तो मैं आपको 2 श्लोक बताता हूं। पहला, बंधनम मरणम वप जयो वप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप लोग इसको तैयार कर लेना। और हाँ, इससे आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश भी है, संस्कृत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्, ठीक है। अगर आप ये दोनों आप श्लोक तैयार कर लेते हो तो आपका श्लोक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता। इन दोनों में से कोई एक लिख देना, आप बिल्कुल टॉपर की तरह आपकी कॉपी रहेगा, ठीक है। ये सब आपको तैयार करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में हिंदी में भी 90% लाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आगे सारा करा दूंगा, फिर आपका हिंदी में कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग श्लोक तैयार कर लेना। ये हमारा श्लोक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है यही श्लोक बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको इसमें ये आपका गद्यांश पद्यांश है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, ठीक है। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। और एक बात आप लोग याद रखना, ये हमारा संस्कृत का है ना। और एक आप लोगों का आता है, ठीक है, संस्कृत के प्रश्न उत्तर। संस्कृत का प्रश्न उत्तर, प्रश्न दिया रहेगा, उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखना है। जैसे वीरा केन पूज्यते, तो फिर क्या बताओगे? वीरा वीरेण पूज्यते। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का। ध्यान रखना यार, वो आप लोग, ठीक है। 4 मार्क्स का आता है, संस्कृत का प्रश्न रहेगा संस्कृत में और उसका उत्तर भी संस्कृत में देना है, ठीक है। तो वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा और इसी चैप्टर से आएंगे यार, ध्यान रखना, इसी चैप्टर से ही आएंगे। इसके चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट है तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो ये आपका संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश का चैप्टर है। वाराणसी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते इस चैप्टर से। वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्यांश पद्यांश दोनों के लिए बता रहा हूं, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर ये चैप्टर तैयार कर लोगे। भारतीय संस्कृति चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर का अगर आप डिटेल तैयार कर लो ना तो आपका गद्यांश पद्यांश 10 नंबर का और संस्कृत के प्रश्न उत्तर 4 नंबर का, यानी कि 14 मार्क्स 14 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा इन 3 चैप्टर से। यार कितने बहुमूल्य चैप्टर हैं। एक एक नंबर के लिए जब आप कंपटीशन में बैठोगे मोटी मोटी बुक को पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो आप ये 3 चैप्टर ज्यादा 6 पेज होंगे, 6 पेज, ठीक है। पढ़ के आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा गद्यांश पद्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आपको तैयार कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया? संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, ये ध्यान रखना, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। आगे देखो, आगे हमारा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? आपका महत्वपूर्ण निबंध 2023 बोर्ड परीक्षा। ये जो मैं आपको निबंध बता रहा हूं ये आप 100% देख लेना, इसमें से 2 से 3 निबंध आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हमारा 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे बहुमूल्य वीडियो है, इसमें मैं सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का। बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये करना भी चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भी है, छोटी सी लाइन लेकिन बड़ी बात है। अगला देखो, आतंकवाद कारण तथा निवारण। आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है तो इसका आपका कारण क्या है आतंकवाद बढ़ने का, और इसका हम निवारण कैसे करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार एक समस्या, भ्रष्टाचार बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार एक समस्या है तो उसका हम समाधान कैसे करें। और विज्ञान वरदान है अभिशाप, विज्ञान वरदान है अभिशाप, इस बात पर डिस्कस करो। दो बच्चे आपके घर में होंगे, दो बच्चे हों और फिर आप एक को वरदान एक को अभिशाप डिस्कस करो, विज्ञान वरदान कैसे अभिशाप कैसे, ऐसा याद करो एक कहानी की तरह। लिखना कैसे है, सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में प्रस्तावना हेडिंग डाल देना, प्रस्तावना, 3 हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, अब जैसे प्रदूषण की समस्या तो प्रदूषण का अर्थ और लास्ट में उपसंहार, ये 3 हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे निबंध हैं जो तैयार करके आप 9 नंबर फिक्स कर सकते हो भाई, 9 नंबर 9 मार्क्स सोच सकते हो, 9 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा और आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, लिख लिख कर, कॉपी आपके पास होगा ही छोटी मोटी कॉपी, उसमें 2-3 पेज लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो, खत्म हो जाएगा। और निबंध ऐसी चीज है एक बार लिख लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपके माइंड में हमेशा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब बात आती है लास्ट खंड काव्य की। खंड काव्य बच्चों, खंड काव्य मैं आपको बता दूं हर एक जो जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे इधर है ज्योति जवाहर खंड काव्य, कौन सा है, ज्योति जवाहर, ठीक है। तो मैं सारे का खंड काव्य का कुछ वीडियोस बना दूंगा, ज्योति जवाहर मुक्ति दूत ऐसा करके सारे का मैं कुछ का बना दूंगा, ये 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। और अपने स्कूल टीचर से, ठीक है, जो स्कूल के टीचर हैं हिंदी के, उनसे पूछ लेना सर हमारे इधर कौन सा खंड काव्य आता है, वो बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो खंड काव्य आप लोग तैयार कर लेना, 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको दिक्कत हो सर हम कौन सा खंड काव्य तैयार करें, फटाफट कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य तैयार करना। जिला का नाम कमेंट कर देना, जिस भी जिले से हो, जैसे मुजफ्फरपुर, गोंडा या फिर आप नवाबगंज, कहीं से भी हो, किसी भी जिले से आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो ये अगर इतनी चीजें तैयार कर लेते हो 70 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब बात ये आती है सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से तैयार करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ा देता हूं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, सारा मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो में पढ़ा देता हूं और फिर भी आप कहीं से भी क्वेश्चन बैंक वगैरह से पढ़ भी सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया हमें क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक एक करके समझाता हूं। स्टूडेंट हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा नोट कर लेना, जितना मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, 16 फरवरी को जाओ और बोर्ड एग्जाम में आग लगा कर आओ यार, 95% आपके नाम रहेगा अगर आप ये सारा तैयार कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो अच्छे से। पहला शुक्ल युग की कलावधि, कलावधि को आप दूसरा नाम भी कह सकते हो बच्चा, समय सीमा, क्या कह सकते हो, समय सीमा, ठीक है। समय सीमा को ही समयावधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, गा है 1919 से 1938 तक एंड गा है 1938 से 1947 तक। तो मैं आपको बता देता हूं कि 19 का आप लोगों को टेबल तो आता ही होगा, 19 का आपको एक बार जाना है, 19 का एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 38 मिलेगा, ठीक है। तो 19 का आप 38 हो जाएगा, 1919 से 1938, ठीक है। देखो 19 लास्ट में, 19 2 38, 19 दूना 38 ये हमारा सही है, ठीक है। अगला आपका गा वाला सही है कि 1919 से 1938 हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई भी पूछे बता देना भाई शुक्ल युग की कलावधि या समय सीमा 1919 से 1938 है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, नोट कर लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपन्यास, ये हमारा उपन्यास है बिखरे भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र जो विधा है वो उपन्यास विधा पर है और आपको ये बताना है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र है या भगवती चरण वर्मा है या यशपाल है या वृंदावन लाल वर्मा है।
फटाफट से बता दो यार, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, शर्म करो अगर नहीं आता है तो। देखो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है? भगवती चरण वर्मा। आपका हिंदी का टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी बच्चे तैयार हो यस लिख देना भाई, यस, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा दिया, टेस्ट भी जरूरी है, ठीक है। तो सारा टेस्ट होगा, जितने बच्चे तैयार हो यस लिखना, और अगर आप तैयार हो तब, ठीक है, बिना मन के मत लिखना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताओ कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? इतिहासकार आपको मैं बता दूं, बाबू गुलाब राय जी हैं, ठीक है, बाबू गुलाब राय हैं शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, या गुलाब राय, या मुंशी प्रेमचंद, या बैद्यनाथ मिश्र? तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछे तो बता देना अमृत राय है कलम का सिपाही के लेखक। और हाँ, बोर्ड एग्जाम में आए तो छोड़कर मत आना, ठीक है, बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं। सारा पढ़ो जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर का है जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, या निबंध विधा। तो त्यागपत्र किस विधा की रचना है? स्टूडेंट, जो हमारा त्यागपत्र है वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास विधा का। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आओ 6 नंबर कि धुरु स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को पता होगा। धुरु स्वामिनी नाटक के लेखक, अगर मैं यहाँ 2 रचना और लिखता हूं जो इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, जिसका भी अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक है चंद्रगुप्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, आप बच्चों को थोड़ा सा मिल गया होगा। एक है स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त है, ठीक है, यही लिख देता हूं स्कंदगुप्त। अब बच्चों बताओ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धुरु स्वामिनी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर का है हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। धुरु स्वामिनी याद करो अगर नहीं याद है, और नहीं याद है तो याद करने की जो क्षमता उसे तेज कर लो, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। धुरु स्वामिनी के जो लेखक हैं या फिर नाटक के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ 7 नंबर, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, या प्रेमचंद्र, या जयशंकर प्रसाद, या चतुर्सेन शास्त्री? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, या रामधारी सिंह दिनकर? तो लहरों के राजहंस के लेखक आपके हैं वो कौन है? मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, याद रखना। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से। तौलिये किस विधा की रचना है, या तौलिया किस विधा पर आधारित है? तौलिये ऑप्शन नंबर का है नाटक, निबंध, एकांकी, या कहानी विधा? तौलिये याद करो भाई, तौलिये किस विधा पर आधारित है? 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक सही है। तो तौलिये जो हमारा है वो एकांकी विधा की रचना है। किस विधा की है? एकांकी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 10 नंबर, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। देखो बहुत सारी विधाएं होती हैं, नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, ठीक है, और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे हमारा जीवनी विधा, बहुत सारी विधाएं हैं, ठीक है। तो आपको नाटक विधा के लेखक इन चारों में से बद्री नारायण प्रेमघन, श्रीनिवास दास, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा सोबती। तो मैं आपको बता दूं कि नाटक विधा के जो इसमें लेखक हैं वो है बद्री नारायण प्रेमघन जी। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि बद्री नारायण प्रेमघन जो है वो नाटक विधा के एक प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, ठीक है। अगला आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखना है। कंकाल की रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैंने आपको पोल में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था क्योंकि भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, या नदी के द्वीप?
भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध हमारा ठूठा आम है। कौन सा है? ठूठा आम, याद रखना। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक हैं। ये सारा जितना बता रहा हूं ना यार नोट कर लेना, बाद में बहुत पछताओगे, बोर्ड एग्जाम में यही आएगा जो बता रहा हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, रस मीमांसा के लेखक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर भैया, इसमें पूछ रहा निम्न में से रीति काल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? रीति काल की प्रमुख विशेषता, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, उपयुक्त का और खा दोनों, या देश प्रेम की भावना। तो बच्चों जो रीति काल की हमारी प्रमुख विशेषता वो श्रृंगार रस की प्रधानता है, और हाँ काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, दोनों है। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर का और खा दोनों हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। गा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर का है आचार्य केशव दास, फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव, और लास्ट में है भिखारी दास। तो बच्चों जो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं वो कौन है? आचार्य केशव दास। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना कौन सी है इन चारों में से? रामचंद्रिका, या फिर भक्तमाल, या फिर आपका सुदामा चरित, या फिर प्रेम वाटिका। केशव दास जी की रचना बताना है, केशव दास जी की रचना। तो बच्चों इसका राइट आंसर है रामचंद्रिका, जो है वो एक केशव दास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाऊं। ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता बताना है, पद्माकर, मतीराम भूषण, या बिहारी। तो ललित ललाम के रचनाकार कौन है? मतीराम जी हैं। कौन है? मतीराम। जो ललित ललाम के रचनाकार हैं वो मतीराम है। क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलता है? रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलता है? 3 या 4 या 2 या 5? रीति ग्रंथ बताना है। रीति ग्रंथ तो वो 2 रूपों में मिलता है। कितने रूपों में? 2 रूपों में हमारा रीति ग्रंथ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो अब। अगला, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता ऑप्शन नंबर का है धर्मवीर भारती, या फिर ये आपका साही व अज्ञेयी, जिसे हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेयी, ठीक है, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, या राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन है? आंगन के पार के द्वार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेयी। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में लिख देना साही व अज्ञेयी, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1951 ईस्वी में, खा 1959 में, 1943 में, या 1979 में। तीसरा सप्तक बताना है तो 1959 में हुआ था ना। नंबर खा हमारा सही है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 21 नंबर, फटाफट से आप समझ लो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, हरिमुख मनहु मयंक, पंक्ति में अलंकार है, ये मयंक कर देना, ठीक है। हरिमुख मनहु मयंक में अलंकार है। अगर मनि मानो जन जानो मनहु जनहु ये सब आ जाए ना तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, क्योंकि ये जो होता है ना ये उत्प्रेक्षा वाचक शब्द होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा वाचक शब्द होता है। बस इतना समझो, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर आपका खा है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो हरिमुख मनहु मयंक में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। 22 नंबर आ जाओ भाई। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द, सहकर्मी, सुमति, सुविधा, या कुसंगति। तो सह उपसर्ग लगाना है, सही शब्द बनाना है। तो सह अगर आगे देखो किसमें लिखा हुआ है, सह इसमें लगा हुआ है ना, तो सहकर्मी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर का हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला 23 नंबर आओ। तालाब, तालाब शब्द का बताना है आपको तत्सम रूप। तालाब शब्द का तत्सम रूप भाई जितना भी मैं आपको बता रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। समुद्र, या झील, या तड़ाग, या महासागर। देखो ये सब तो पर्यायवाची हैं, लेकिन तड़ाग इसमें जो है ये तत्सम रूप है, ठीक है। तालाब शब्द का तत्सम रूप, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर का इत धन आदि या इत धन आदि या इत धन यादि या फिर इत धन यादि। ठीक है, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होता है वो इत धन आदि होता है। क्या होता है? इत धन आदि। ऑप्शन नंबर का वाला सही है। ठीक है, का ऑप्शन सही है 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाओ कि यदि धन अपि में संधि है, यदि धन अपि में संधि है, यद्यपि, यद्यपि, यदि धन अपि या यद्यपि, तो यद्यपि सही है। ऑप्शन नंबर का हमारा सही है, यद्यपि। ठीक है, अगला आ जाओ, ये पढ़ो भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है, शोक बिकल रोहू सब रानी और रूपशील बल तेज बखानी। ठीक है, और करही विलाप अनेक प्रकार परहूं अन्य भूमि तल 12 12। ठीक है, अब बच्चों इसमें आपको रस बताना है, कितना आसान है भाई। विलाप करने का मतलब क्या होता है? रोना। रोने का मतलब क्या होता है? शोक मनाना। और शोक मनाने का मतलब है कि हमारा करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो शोक होता है। अगर हंसना आ जाए ना तो हास्य रस लगाना, रोना आ जाए तो करुण रस लगाना। ठीक है, बस यही ट्रिक है, जिंदगी भर याद रखना, कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, देखो अगला है शताब्दी। शताब्दी का समास विग्रह है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह या 100 महीनों का समूह या इनमें से कोई नहीं। तो शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, 100 वर्ष, जिसमें 100 वर्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, एंड अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पठंत रूप में पठ धातु का है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लीट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन या लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो इसका हमारा राइट आंसर है लोट लकार। ठीक है, ये लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 28 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका हिंदी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें अब आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने करा दिया, सारे आपके जो जो पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सारे बच्चे लाइक करना, और अगर ऐसे ही और सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, और अगर हाँ चैनल पर नए आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना सारा वीडियोज में आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, और जितने बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी है servant20000, सारे बच्चे फॉलो कर लेना। वहां मैं आप लोगों को बहुत सारे मोटिवेशनल क्वेट्स देता हूं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस। ठीक है, तो इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी है servant20000, ताकि आप लोग वहां से मोटिवेट हो सको। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।